हेलो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में समझेंगे हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या है एलोट्रॉप्स, कौन कौन से हैं, कौन से छोड़ने, कौन से पढ़ने हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। और सबसे पहले बात आएगी भाई एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो इस हमारे पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं अगर मेरे पास एक कोई कोई एटम है, मैंने मान लिया कार्बन का एटम है, ठीक है जी। एक एटम है मेरे पास कार्बन का, और ये कार्बन का एटम क्या करेगा। अब देखो ये है कार्बन। अब इसी कार्बन से हमने क्या बना दिया, एक हमने कुछ नहीं बनाया, नेचर ने बना दिया। अगर इसकी एक फॉर्म ये है, मतलब इसका एक बच्चा हुआ, ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फिलहाल बच्चा नहीं है, मतलब इसी से बना हुआ है। एक फॉर्म हो गई ऐसी। हमने कहा दूसरी फॉर्म की अगर हम बात करें तो हमने कह दिया कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर और दिखाई दिया हमें, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ये हो गया। एक स्ट्रक्चर हमने कहा कि चलो भाई ऐसा हो सकता है। एक स्ट्रक्चर की बात करी हमने, चलो ऐसा हो सकता है। एक स्ट्रक्चर की बात करी, हमें पता चला कि कुछ और भी हो सकता है। मान लेते हैं अभी कुछ ऐसा एजम्पशन मान लेते हैं, कुछ ऐसा हो, ठीक है। अगर मैं इनमें बोलता हूं कि ये कार्बन था, इसका मतलब इसके बच्चे होंगे तो इसी से बने होंगे, तो मैं कहता हूं ये कार्बन है तो ये भी कार्बन का होगा, हाँ सर। ये भी कार्बन का होगा, हाँ सर। ये भी कार्बन का होगा, हाँ सर। ये भी कार्बन का और ये भी कार्बन का, बिल्कुल सर। कार्बन का है तो सारे कार्बन के हैं, पहली बात। दूसरा, अगर मैं बोलूं इनके स्टेट के बारे में, तो स्टेट ये अगर मैं बोलता हूं सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, तो ये भी सॉलिड, हाँ के ना, हाँ जी सर। ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, और ये भी सॉलिड। इसका मतलब सारे सॉलिड होने चाहिए, सारे ठोस होने चाहिए, ठीक है सर। बात समझ में आ गई। इसका मतलब सर ये कार्बन है तो ये कार्बन के होने चाहिए, हाँ ठीक है। ये सॉलिड है तो ये भी सॉलिड होने चाहिए, ठीक है। लेकिन देखने में सर सब एक जैसे नहीं लग रहे। देखने का मतलब है फिजिकल इनका स्ट्रक्चर है सर अलग अलग है, डिफरेंट है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है। जब फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है तो इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होगा, है भाई। हाँ सर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, केमिकल का मतलब है अगर इन्हें तोड़ें तो ये पता चले किससे बने हुए हैं, है ना। तो उनके बारे में बात करें तो सर ये तो कार्बन से बने होते हैं। अब कार्बन की जो प्रॉपर्टीज होगी वो इनके अंदर भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हाँ सर होनी चाहिए। तो इसका मतलब अब ये चीज अगर समझ में आ गई तो अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो शायद ही समझ में आ जाए डेफिनेशन। तो एक बार पहले समझा रहा हूं कि कोई एक एलिमेंट है, उसी एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स है, क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स है। और ये डिफरेंट फॉर्म्स होनी चाहिए तो किस में होनी चाहिए, सेम फिजिकल स्टेट में होनी चाहिए। अगर फिजिकल स्टेट भी सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज जब सेम हो जाएंगी तो इनको हम, जो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनको बोल देंगे एलोट्रॉप्स, है ना। एलोट्रॉप्स बोल देंगे। और एलोट्रॉप्स के साथ अगर इस पूरे फिनोमेना को पढ़ेंगे तो बोल देंगे एलोट्रॉपी। क्या बोल देंगे, बात समझ में आई। चलो अब पढ़ लेते हैं हम इस डेफिनेशन को। तो एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। मैंने कहा था डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक सेम एलिमेंट के, ठीक है। विच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब ये फिजिकल देखने में अपीयरेंस इनके अलग अलग रही है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है, चलो। बट द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर इन्हें देखा केमिकल इनके बारे में बात की तो क्योंकि ये सब बने किससे, कार्बन से बने, तो केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत हद तक मिलती होंगी। मैं कहता 100% मिलती होंगी नहीं, लेकिन बहुत हद तक सेम रहेंगी, ठीक है। ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम, क्योंकि इनके बीच का अरेंजमेंट जो है एटम का वो डिफरेंट है, इसलिए देखने में भी अलग लग रहे हैं, ठीक है। एक चीज नहीं लिखी है वो आप लिख सकते हो कि ये क्या होना चाहिए, सेम स्टेट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम स्टेट, मतलब कि अगर सॉलिड है तो सारे सॉलिड होंगे। क्या बात समझ में आ गई। चलो फिर हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन इन द सेम फिजिकल स्टेट। सेम फिजिकल स्टेट की बात करें तो सेम फिजिकल स्टेट का मतलब अगर सॉलिड है तो सारे सॉलिड है ना। अब एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास अगर हम इसके कैटेगराइज करें तो दो बड़े पार्ट्स में काट सकते हैं, हम बांट सकते हैं ना। क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स और एक है अमॉर्फस फॉर्म। अब सर क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, अमॉर्फस फॉर्म क्या है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब दोनों ही सॉलिड है, क्या है, दोनों ही सॉलिड है। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है और एक अमॉर्फस फॉर्म है। बड़ी क्लास में जाकर समझोगे, अभी फिलहाल इतना समझा देता हूं कि क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कब हमारे पास बनेंगे, जब अगर मान लो एक किसी हमारे पास कोई भी है, जैसे मान लो डायमंड है, तो डायमंड का स्ट्रक्चर जो होगा ना वो किसी ना किसी एक पैटर्न से, एक हमारे पास रेगुलर स्ट्रक्चर पैटर्न, एक स्ट्रक्चर का पैटर्न होगा, उस पैटर्न को फॉलो करते बनेगा। मान लेते कोई भी अगर ऐसा बन गया तो अगर वो हर किसी का ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। तो एक पैटर्न होगा, उस पैटर्न को फॉलो करते बनेगा। अगर एक पैटर्न को फॉलो करता बनेगा तो उसी को बोलेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म्स।
ग्रेफाइट का एक स्ट्रक्चर होगा, वो स्ट्रक्चर आगे बार बार रिपीट हो रहा होगा, वहां से जो बनेगा वो ग्रेफाइट होगा। इसी तरह से हम फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन का भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होगा, एक रेगुलर स्ट्रक्चर होगा, उसी स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए वहां पर फ्लोरीन बन जाएगा। लेकिन अमॉर्फस की बात करें तो अमॉर्फस जो फॉर्म है, अमॉर्फस का मतलब ही क्या होता है, जिसकी कोई शेप ना हो, ठीक है, जिसकी कोई शेप ना हो, तो इसका मतलब यहां पर कोई शेप नहीं बनेगी। जब शेप ही नहीं है, शेप क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो कोल बन रहा है ना, आपका कोयला बन रहा है या चारकोल बन रहा है, कोक बन रहा है या लैम्प ब्लैक बन रहा है, ये सब क्या है, इनके अलग अलग शेप। अब शेप का अलग अलग मतलब क्या हुआ कि इनका कोई रेगुलर डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से ये बने। कोल का कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं, तो जिनके डेफिनेट स्ट्रक्चर के वजह से उसका अगर फिजिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर वो डेफिनेट नहीं है तो वो क्या होगा, अमॉर्फस फॉर्म होगा। फिलहाल आपकी क्लास 10th के लिए ये पढ़ना जरूरी नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन से, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कार्बन की। कौन कौन से हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन। इस फुलेरिन को आगे हम पढ़ते हैं उसको जब बोलेंगे बकमिंस्टर फुलेरिन, ठीक है। चलो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डायमंड की, हीरा सबके लिए सदा के लिए, है ना, सदा के लिए क्योंकि उसके लंबे टाइम के लिए रहता है, ठीक है। अच्छा पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड। 4 कोवलेंट बॉन्ड। सर कार्बन को जब हमने समझा था तो हमने समझा था कि कार्बन कितने बॉन्डिंग कर सकता है, 4 कर सकता है। कौन सी, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ये तो 4 बॉन्ड बना रहा है, अगर 4 बॉन्ड बना रहा है मतलब चारों पर कब्जा कर लिया है। अगर चारों पर कब्जा कर लिया है, बची नहीं है जगह इसके पास कोई और बॉन्ड बनाने की। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई, जब चारों बॉन्ड गिर जाएंगे अब इसके पास कुछ बचा ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं, या मूवेबल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो नहीं है, तो इसका मतलब ये बात तो समझ में आ गई सर कि ये नॉन कंडक्टर होगा। क्या होगा, नॉन कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब इसमें बिजली इसलिए नहीं जल रही सर, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पीछे ये कारण है, क्योंकि इसके चारों बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। चारों बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, कोई बॉन्ड बचा नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है फ्री, तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं होगी। क्या बात समझ में आई, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या है सर, 3D नेटवर्क है सर, 3D नेटवर्क है वो समझते हैं। टेट्राहेड्रल क्या है मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लो मेरे पास एक, ये मेरे पास था, ये ट्रायंगल शेप का, ठीक है। ये ट्रायंगल शेप पे मैंने कहा है कि यहां पर मेरे पास है एक ये रहा कार्बन एटम, एक कार्बन एटम ये रहा, एक कार्बन एटम ये रहा। अब इन्हें यहां पर मिला देते हैं, जैसे मैंने कहा व्हाइट से लेते हैं, ठीक है, यहां, यहां और ये रहा, ठीक। इस पर भी मैं लिखता हूं, यहां पर एक मेरा एटम ये रहा, हो गए। अब एक एटम लेता हूं मैं, मान लेता हूं ये रहा, ठीक है। अब इसे मैं कनेक्ट कर देता हूं, मान लेते हैं इससे, तो यहां से ये कनेक्ट हो गया, यहां से ये कनेक्ट हो गया, यहां से ये कनेक्ट हो गया और यहां से ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अगर देखूं तो हमारे पास क्या है, हीरा। अब मैं इस एटम की बात करता हूं, इस वाले एटम की। ये एटम को देखें तो कितने एटम से कनेक्ट हो रखा है, एक हीरा, एक हीरा, एक हीरा और एक हीरा। इस स्ट्रक्चर को बोल देंगे टेट्राहेड्रल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, या हम कह सकते हैं डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसको इसे बोलते हैं। क्या मतलब क्या है, टेट्रा का मतलब हुआ कि 4, क्या हुआ 4, तो 4 कार्बन से कनेक्ट है, 3D स्ट्रक्चर है। और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनकर क्या बना देंगे, डायमंड बना देंगे। पहली बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं ये देखूं तो यहां से निकालता हूं मैं, ये वाला मेरे पास बिल्कुल बीच में रखा हुआ है। मैंने कहा है कि हम निकालते हैं ऐसे, ऐसे निकालते हैं, देखो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ऐसे मान लूं, और ये रहा, ऐसे मान के चलना। ये वाला जो हिस्सा है हमने बीच में से निकाल लिया, ये वाला एटम, ये एटम से 4 एटम मिल रहे हैं, तो इसी को हमने स्ट्रक्चर का नाम दे दिया। अब और थोड़ा पढ़ लेते हैं डायमंड को। भाई डायमंड को जब आप जलाओगे, ठीक है, जलाओगे, एक तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। कितना है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। वो कितना है, वो है करीब करीब अप्रोक्स मानना 3550 डिग्री सेल्सियस के पास, बहुत हाई है। वो क्यों आई है, क्योंकि एक तो स्ट्रक्चर के कारण, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड के कारण, ठीक है। कंडक्टर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके चारों बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, तो एक कोई फ्री आए, इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मूवेबल इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब मूवेबल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वो नहीं है। ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, लेकिन अभी तक ये लगता है बच्चों को इसका खुद का चमक होती है, तो खुद की चमक नहीं होती, क्योंकि इसका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ा होगा
लाइट वाले चैप्टर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है 2.42, बहुत ज्यादा होता है और इसके चक्कर में लाइट स्लो हो जाती है और लाइट बहुत देर तक रुकती है तो वो ज्यादा चमकती है। ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, अगर मैं इसे जलाऊं, अगर कार्बन को लेके अगर हम जलाएं, नीचे आग लगा दे, तो एक तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, बहुत देर में जाके इसमें आग लगेगी, अगर लग गई तो आग लगने के बाद इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगी, CO2 गैस। क्या निकलेगी, CO2 गैस। क्यों निकलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन में जला रहे हो, ऑक्सीजन था और कार्बन से तो बना हुआ है, तो इसलिए CO2 गैस बन गई। लेकिन इसके बाद कुछ बचेगा नहीं, कुछ नहीं बचेगा मतलब सर CO2 गैस निकलेगी सिर्फ और उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा मतलब कि बाद में राख वाख कोई नहीं बचेगी, क्योंकि ये 100% कार्बन है तो 100% जल जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। मेल्टिंग पॉइंट हाई है, हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, और कितना मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हमने बता दिया। कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बड़ी बात है। और हीट कंडक्ट, हीटर का बहुत अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, उपयोग की बात करें तो उपयोग की बात है कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स में, और ज्वेलरी तो बनाते ही है ना, मंगनी वगैरह की शादी वादी या जो भी आप ज्वेलरी में यूज करते हो, आपको डायमंड तो पता है। कटिंग के टूल का मतलब क्या है, जो सर्जिकल ब्लेड्स होते हैं, उन जो ब्लेड्स होते हैं उन पर भी क्या होता है, डायमंड की कोटिंग होती है। या आप बहुत ऐसी जगह में जहां पर ड्रिलिंग करनी है, आपको भारी भारी पत्थर है उन्हें काटने, उनके जो टूल्स होते हैं उन पे भी डायमंड। क्यों, एक तो नेचुरल सबसे क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। और हम बात करें कहां भी, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, मतलब कि प्राकृतिक में जो पाए जाने वाला सबसे ज्यादा कठोर कौन है, डायमंड है। हालांकि इसके बाद सिंथेटिक, अगर हम बात करें सिंथेटिक उसकी कहते हैं सब्सटेंस की, वो और भी पाए जा चुके हैं, लेकिन ये नेचुरली है। क्या है, नेचुरल। सबसे प्राकृतिक में सबसे ज्यादा पाने वाला कठोर सब्सटेंस कौन होगा, हमारे पास डायमंड होगा। बात समझ में आ गई। तो डायमंड के लिए ये है। अब जितनी क्यों, अच्छा बात आएगी कि ये महंगा क्यों होता है, सर डायमंड क्यों इतना महंगा होता है। डायमंड बेटा महंगा होने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि एक तो प्राकृतिक में मिलने वाला, नेचर में मिलने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और उसकी कटिंग करने के लिए अब इसमें बहुत सारे, जब ये मिलता है तो इतना नहीं लिखता है ना, बोलते ना हीरे की परख जौहरी जानता है। हीरा जब ओरिजिनल फॉर्म में मिलेगा, जब आपको जो फॉर्म मिलती है इसकी, उसमें पता ही नहीं चलेगा आपको। ऐसे मान लो जैसे पन्नी, जो बहुत सारी पॉलिथीन है उन्हें पिघला दी जाए और वो पड़ी हो, लेकिन उस टाइम इसकी चमक वगैरह नहीं होती। चमक बनती कब है, जब इसकी कटिंग होती है, बहुत शार्प कट मारे जाते हैं, कट मारने का तो इसकी पॉलिशिंग होगी, तब जाके डायमंड आएगा। अब वो पॉलिश कटिंग करके थोड़ी रखे हैं नीचे जमीन में, जैसे दिखाते हैं कि जमीन खुदाई होगी वहां डायमंड मिल गया, नहीं भाई, पता नहीं चलेगा तुम्हें तो। अब एक बात मान के चलो, एक तो बहुत ज्यादा हार्डेस्ट है, इसका काटना इंपॉसिबल सा है। अब इसको काटना इंपॉसिबल है, लेकिन फिर भी काटना है क्योंकि इसकी चमक आनी चाहिए। इसमें शार्प कट लगते हैं, बहुत शार्प कट, बहुत छोटे छोटे कट। अब सबसे खतरनाक चीज को जो कट नहीं सकती, दुनिया को काटती है, उस चीज को काटने के लिए आपको टूल चाहिए होंगे, और शार्प कट मारने हैं, बिल्कुल कट अगर इधर उधर से हो गए, तो डायमंड को बनाने के पीछे जौहरी का काम होता है भाई। जौहरी उसका कटिंग इस तरह से करता है, उसकी पॉलिशिंग इस तरह से करता है, जो डायमंड बन जाता है। तो उसकी कटिंग करने में कितना खर्चा आएगा, तो भाई इसके कटिंग में खर्चा बहुत ज्यादा है, और तभी जाके इसका ये महंगा होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर हम बात करें कि एक तो नेचुरल सबसे ज्यादा क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन अगर हम सिंथेटिक की बात करें तो हम इसे बता दूं, ठीक है, इसे बता देते हैं। सिंथेटिक की बात करें, जो मैन मेड है वो इससे भी ज्यादा हार्डेस्ट बना दिया भाई। इंसान सबसे ज्यादा तेज और चालाक किस्म का प्राणी है, तो अगर मिल गया आपको सबसे हार्डेस्ट, तो इसके साथ इसका क्या बना दिया, सिंथेटिक भी बना दिया। जैसे कि हम बात करें तो एग्रीगेटेड, क्या है, एग्रीगेटेड डायमंड, नैनो रोड, नैनो रोड्स। ठीक है, और एक और बात करें तो वर्टाइज बोरोन नाइट्राइड। ठीक है, तो ये दो हम ले सकते हैं। ठीक है, ये दो हमारे पास ऐसे सब्सटेंस हैं जो नेचुरल नहीं है, क्या है, सिंथेटिक है, इंसानों ने बनाया है, लेकिन वो डायमंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हार्डेस्ट है, ये कह सकते हैं। तो डायमंड का समझ में आया भाई। तो ये हमारे पास था टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, और यहां से इस तरह से क्या है, ये यहां से मिला देंगे तो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाते हैं, ये डायमंड का स्ट्रक्चर बना देते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा है, हम बात करते हैं ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट देखो, समझ लो, ग्रेफाइट की हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर है। अब यहां पर क्या है, अगर हम गौर से देखें तो
एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, ठीक है। इसे बोलते हैं हेक्सागोनल, क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल लेयर्स होती है, हेक्सागोनल लेयर्स, लेयर्स, ठीक है। हेक्सागोनल लेयर्स हैं, एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, और इन लेयर के बीच में गैप होता है। क्या होता है? इन लेयर के बीच में गैप होता है। अब इनके साथ तो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन इन लेयर के बीच में, मान लो एक ये रही, एक ये रही लेयर, जैसे चद्दरें होती है, चद्दर के ऊपर चद्दर रख दे तो चद्दर तो स्ट्रांग होती है, लेकिन चद्दर के बीच में क्या होगी, अगर हम देखें तो फिसल सकती है। तो इनके बीच में जो एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं वैंडर वॉल्स बॉन्ड, और ये होता है वीक बॉन्ड। क्या होता है? वीक बॉन्ड। अब ये वीक बॉन्ड होने से क्या होगा, इसके अंदर फिसलन पैदा हो जाती है, और इसी को बोलते हैं स्लिपरी। जो स्लिपरी जो टच होता है वो इसी के कारण होता है। और स्लिपरी टच के कारण क्या होगा, इस स्लिपरी टच के कारण ये हो जाएगा कि हमारे पास एक तो क्या बोलता है, हमारे पास ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को हम एज ए लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लुब्रिकेंट। क्यों कर सकते हैं? एक तो ये स्लिपरी है, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड और इसके स्ट्रक्चर के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होने से क्या होगा कि जो बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज है, हैवी इंडस्ट्रीज में अगर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चल रही होती है, वहां पर अगर लुब्रिकेंट की जगह अगर हमने क्या डाल दिया, अगर हमने ऑयल यूज करा, है ना, फ्रिक्शन से बचाने के लिए मशीनों को, तो ऑयल यूज करते हैं। अगर ऑयल यूज करेंगे, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो ऑयल में आग लगने का खतरा होता है। और इसलिए क्या होता है, हैवी इंडस्ट्रीज में एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं किसको? ग्रेफाइट को। अब ग्रेफाइट भी क्या है? ग्रेफाइट भी एक एलोट्रॉप है। किसका है? कार्बन का है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। ग्रेफाइट इज अ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इन विच each carbon atom is bonded to 3 other carbon atom forming hexagonal layers। मैंने कहा था हेक्सागोनल लेयर है, हेक्सागोनल मतलब 6 कार्बन की एक लेयर बना रखी है। लेकिन अगर गौर से देखें तो एक कार्बन कितने अलग 3 कार्बनों के साथ कंबाइन हो रखा है। जैसे अगर मैं यहां पर बताऊं कि मान लो इस कार्बन की बात करें हम, ठीक है, ये कार्बन किससे कनेक्ट हो रखा है? एक ये रहा कार्बन, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। तो ये हमारे पास कितने? 3 कार्बन से, कोई भी ले लेंगे हम। जैसे मान लो मैंने इसकी बात करता हूं, तो ये क्या होगा? 1 2 और ये 3, ठीक है। अब ये मत बोलना सर ये है तो ये 2 से ही हो रखा है। अरे यहां से होगा ना, काट दिया होगा यार, यहां भी होगा इसका कोई ना कोई, ये तो स्ट्रक्चर चलता रहेगा। अब तुम किसी को काट दोगे तो थोड़ी दिखाई देगा वो, ठीक है। तो हर कार्बन, एक कार्बन 3 कार्बन से क्या है? अटैच्ड है। अगर 3 कार्बन से अटैच्ड है, अगर मैं कहता हूं एक कार्बन एटम अगर अपने 3 कार्बन से अटैच्ड है, अपने 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो एक कार्बन कितनी बॉन्डिंग कर सकता है सर? 4 कोवलेंट बॉन्डिंग कर सकता है। 4 कर सकता है, तो इसका मतलब अभी एक बॉन्डिंग करने की गुंजाइश है। इसका मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, और यही प्रॉपर्टी इसका क्या करती है, इसको एक अच्छा कंडक्टर बना देती है। किसका? ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग कर सकता था, 3 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हुई है, अभी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। ठीक है भाई, हमने कहा ये हेक्सागोनल शीट्स हैं। ये क्या है? हेक्सागोनल शीट्स हैं। इनके बीच में वैंडर वॉल्स बॉन्ड है, जो कि बहुत वो है, कमजोर बॉन्ड होता है, और कोवलेंट बॉन्ड के कारण की हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लगभग लगभग 3600 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि डायमंड के आसपास का। अपीयरेंस की बात करें तो ब्लैक होता है, ओपेक होता है, और स्लिपरी सॉलिड होता है। स्लिपरी मतलब कि चिकना होता है, स्लिप कर जाता है। हाँ, और क्या है? सॉफ्ट एंड लुब्रिकेंट की तरह हमने लेयर स्लाइड्स इजिली ओवर ईच अदर। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। तो मैंने कहा था हैवी इंडस्ट्रीज में लुब्रिकेंट की तरह यूज कर लेता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट है भाई, वो क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है विद इन लेयर्स गिव ग्रेफाइट ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, और हम इसे कैसे यूज करते हैं? यूज के बारे में बात करें तो पेंसिल में, पेंसिल की लेड जो होती है, पेंसिल होती है, उसकी लेड में यूज होता है। इलेक्ट्रोड्स बनाने में, लुब्रिकेंट बनाने में, न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर के रूप में, और ड्राई सेल के रूप में ये यूज होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं किससे? ग्रेफाइट से। तो आपको समझ में आएगा ग्रेफाइट का एक तो स्ट्रक्चर, दूसरा इसके क्या क्या यूज है, और तीसरा कार्बन का, मतलब हम कहेंगे नॉन मेटल का अकेला एकमात्र ऐसा हमारे पास क्या है? एलोट्रॉप्स है, जो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या कि हमारे पास है बकमिस्टर फुलेरेन। बकमिस्टर फुलरेन, या इसे कार्बन 60 के नाम से जानते हैं, और ये बिल्कुल फुटबॉल जैसी दिखाई देती है।
अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, पहली बात समझ लेते हैं। बकमिंस्टर फुलरेन इज अ क्रिस्टलाइन एलोट्रोप। हम पढ़ रहे हैं भाई क्रिस्टलाइन एलोट्रोप को ही इंपॉर्टेंट देकर पढ़ रहे हैं, इस क्लास 10th के लिए यही इंपॉर्टेंट है। ऑफ कार्बन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C60। C60 क्यों बोलते हैं, पहला इंपॉर्टेंट चीज C60 क्यों बोलते हैं इसे, तो ये है कि ये कार्बन कितने कार्बन एटम 60 कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ है। ये अगर कार्बन एटम को गिने तो कितने बन जाएंगे, 60 कार्बन एटम है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, C60 बोलते हैं। ठीक है, इट हैज ए स्फेरिकल केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर है भाई, सिमिलर टू द फुटबॉल, जो सॉकर बॉल होती है उस जैसी दिखाई देती है। मैं कह रहा हूं ये फुटबॉल है, इस जैसी आकृति की दिखाई दे रही है। चलो ठीक है, खोज की बात करें तो डिस्कवरी की थी 1985 में, 1985 में। और किस किसने की थी, साइंटिस्ट थे, एक टीम थी। उसमें अगर इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की बात करें तो हैरोल्ड क्रूटो, रॉबर्ट क्रूल और रिचर्ड स्माइली। अब दिमाग में एक चीज चल रही होगी, सर कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहे हो, यहां पर लिखा है बकमिंस्टर फुलरेन, ठीक है, हैरोल्ड क्रोटो, रॉबर्ट क्रूल और रिचर्ड स्माइली। इनमें किसी का भी नाम बकमिंस्टर से रिलेटेड नहीं है, पर इसका नाम कैसे पड़ गया भाई, सुनो इसके पीछे कहानी। अच्छा, इन्होंने 1985 में ये इसकी खोज की थी और इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था केमिस्ट्री में, कब 1996 में। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लें। अब बात आती है कि इसका नाम कैसे पड़ा। तो नाम ऐसे पड़ा जैसे मान लो कि आपने कोई चीज कहीं गए घूमने और आपको कोई बेवकूफ बना रहा है कि भाई ये मैंने पहली बार मैंने डिस्कवर किया, इससे पहले किसी ने नहीं डिस्कवर किया, ये मैंने बनाई है। लेकिन वही चीज आपने देख रखी हो, जैसे मान लेते हैं कि आपने आपने देख लिया कमल मंदिर, ठीक है, कमल मंदिर देख लिया और कमल मंदिर लोटस टेम्पल। अब ये लोटस टेम्पल, अब आप कहीं बाहर गए और वहां पर लोटस टेम्पल का कोई स्ट्रक्चर बनाया हो बाद में, आपने बचपन से देख रखा है कि हाँ भाई लोटस टेम्पल दिल्ली के अंदर है, और ऐसा ही स्ट्रक्चर कहीं बाहर गए घूमने और वहां देखा तो ये हमने बनाया जी, अभी पिछले साल बनाया है और हमने हमने अपने हाथों से बनाया, पहली बार बनाया, इतना अच्छा बना दिया, ऐसा कोई हवाबाजी करे आपके आगे तो आप तो कह दोगे ना क्यों बेवकूफ बना रहा है यार, तूने एक साल पहले बनाया है, इससे पहले तो हमने बचपन से देख रखा है, दिल्ली में जाके जाके देख, वहां पर ये लोटस टेम्पल पहले से बना पड़ा है। तो आप क्या करोगे, आप बिल्कुल नकार दोगे ना उसे कि तूने नहीं बनाया भाई, तूने कॉपी करी है वहां से देखकर। बिल्कुल ऐसा ही घटना यहां पर हुई। इन्होंने जब 1985 में ये जब स्ट्रक्चर बनाया ना, तो इन्होंने से पहले एक यूएस के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इसका डोम लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर एक बनाया था। आर्किटेक्ट थे, बनाया था, साइंटिस्ट नहीं थे, आर्किटेक्ट थे यूएस के, उन्होंने बनाया। अब कोई चीज बनी हुई चीज देख लो आप कहीं पे, तो आप बोलोगे छोड़ते अभी ये तो उस जैसा है। अगर जैसे आप बोला कि कमल मंदिर तो ये दिल्ली वाला कमल मंदिर है, भाई तूने तो कॉपी करी है। ऐसा ही इन साइंटिस्टों ने पहले एक स्ट्रक्चर देख चुके थे, और वो स्ट्रक्चर किसने बनाया था, यूएस के आर्किटेक्ट ने, जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलरे। अब उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था, अब उन्होंने देखा कि यार इसका स्ट्रक्चर का, ये जो हमारे पास है C60, इसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल बकमिंस्टर फुलरे जैसा जिसने बनाया था एक डोम लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है हूबहू। तो इन्होंने बोला कि अगर नाम रखेंगे अपना तो हमें तो फिर लोग कॉपी बताएंगे कि भाई बनाया पहले था, आपने तो कॉपी कराया। तो इन्होंने मान सम्मान देने के लिए और अपने आप को बेइज्जती से बचाने के लिए क्या कर दिया, उस बकमिंस्टर फुलरे जो कि यूएस का आर्किटेक्ट था उसके नाम पर इसका नाम रख दिया, इस तरह से। तो साइंटिस्ट कोई और थे, है ना, जिन्होंने इसका डिस्कवर की थी। फिर बात करते हैं, क्योंकि 60 कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ है, इसकी अरेंजमेंट कुछ है 12 पेंटागॉन्स और 20 हेक्सागॉन्स मिलकर बनी है। अब पेंटागन का मतलब क्या है, पेंटागन का मतलब ये है, देखो पेंटा से मतलब होता है 5 से, तो अगर मैं बोलता हूं कि हमारे पास क्या है, ऐसे बोलता हूं 5 मेंबर्ड रिंग, रिंग है। 5 मेंबर्ड रिंग का मतलब है कि इसमें 5 क्या है, कार्बन के एटम है ना, और एक है 6 मेंबर रिंग। अब इसमें क्या है, इसमें मेरे पास है 6 कार्बन के एटम है, ऐसे रिंग है। रिंग का मतलब समझ लेते हैं, देखो एक बार समझ लेते हैं, यहां पर समझाता हूं आपको। मैं कहता हूं इसके कॉर्नर पे एक एटम, 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 इसके कॉर्नर पे एक एटम और इसके कॉर्नर पे एक एटम। अब ये बन गई क्या, एक रिंग बन गई, क्या बन गई, एक रिंग बन गई। मैं चलो यहां से ये इससे कनेक्ट किया, इससे कनेक्ट किया, इससे कनेक्ट किया और ये रहा, ये रहा। अब कितने भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एटम है, 6 एटम से मिलकर बनी रिंग ये रही, 6 मेंबर एटम के हैं, किसके, कार्बन एटम के, तो एक रिंग बन गई। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यहां पर लेता हूं, इस पे एटम का कलर लाल ही कर देता हूं, ये रहा। अब बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है ये
किसी टीचर ने कोशिश ही नहीं करी बताने की और ना बच्चों ने समझने की कोशिश करी। मैं कहता हूँ ये वाला जो है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर कितने हैं भाई, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 यहाँ पर 5 कार्बन एटम की एक रिंग बन गई ये वाली, ठीक है। अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये 12 पेंटागन रिंग थी, ऐसी 5 जिसमें एटम आते हैं कार्बन एटम, उसकी कितनी है, 12 रिंग है। कितनी है, 12 रिंग। और 6 एटम वाली रिंग कितनी है, टोटल 20 रिंग है। अगर मैं इसे सिंपल से मैथमेटिकल अगर ऑपरेशन के थ्रू या सिंपल सी गणित अगर मैं समझूं कि भाई 12 ऐसी रिंग है जिसमें 5 एटम है, तो कितने एटम हो जाएंगे टोटल, तो 12 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने हो जाएंगे, 60 कार्बन एटम सर यहां हो जाएंगे। और 6 कार्बन एटम की ऐसी कितनी रिंग है, 20 रिंग है, तो 6 से गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा, 120 कार्बन एटम ही हो जाएंगे। अगर टोटल हम एटम की बात करें तो 6 और 120 कितने हो गए, 180। कितने हो गए, 180 कार्बन एटम हुए, कार्बन एटम हो गए, ठीक है। 180। अब थोड़ा दिमाग चकरा गया, कैसे सर, अभी तो बताया था इसका जो फॉर्मूला है वो C60 है, और C60 आपने ही बताया कि कार्बन के एटम 60 कार्बन के एटम होते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में, इसलिए इसका नाम C60 पड़ा। अभी आपने ये बता दिया कि 5 रिंग होती है, जिसमें कितनी कितनी रिंग होती है, वो मतलब 5 कार्बन की एटम की एक रिंग होती है, और ऐसी रिंग कितनी होती है, टोटल 12 होती है। और 6 कार्बन एटम की रिंग होती है, वो कितनी होती है, वो होती है 20। तो अगर एक रिंग में अगर 6 एटम है तो 20 रिंग में 120 एटम हो जाएंगे, और एक रिंग में अगर 5 एटम है और 12 ऐसी रिंग होंगी तो 60 हो जाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो 180 एटम। अब यहां तो कार्बन के 180 एटम निकल रहे हैं, आप बोल रहे हो 60, और दोनों ही बात सच है। इसमें सही वाली बात कौन सी है, तो यहां पर एक कंफ्यूजन पैदा होती है कि सर कैसे होगा। तो इसको खत्म करने के लिए एक बात समझते हैं, जैसे मान लो मैं इनका कलर चेंज करता हूं और मैं कलर कर देता हूं इसका एटम का ये वाला, ठीक है, ये वाला। इस एटम को गिनते हैं, इस एटम को गिनेंगे तो देखो, अगर ये वाली रिंग बनाऊंगा तो इसमें काउंट हो गया, नहीं हो गया, हाँ सर। अगर ये वाली रिंग बनाऊंगा तो इसके अंदर भी ये काउंट हो जाएगा, हाँ कि ना, इस वाले में भी हो गया। और अगर मैं ये वाली रिंग बनाऊंगा जो 6 कार्बन की है, कितनी है, एक दो तीन चार पांच 6, इसके अंदर भी ये एटम काउंट हो रहा, नहीं हो रहा। कहने का मतलब 6 कार्बन की रिंग, 6 कार्बन की रिंग और ये 5 कार्बन की रिंग है, इनमें देखे जाए तो ये तीनों में कॉमन आ रहा है, एक एक हमारे पास क्या है, कार्बन का एटम। अगर तीनों में कॉमन आ रहा है, इसी तरह से मैं सबकी बात करूं, अगर यहां की बात करूं तो ये किसमें होगा, ये इनमें कॉमन आ रहा होगा, इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, और ये 6 की इनमें भी कॉमन आ रहा है। तो कहने का मतलब है एक एटम 3 रिंग में गिना जा रहा है, इसका मतलब एक एटम 3 बार गिन लिया। इस हिसाब से तो अगर एक एटम 3 बार गिन लिया तो मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 60 कार्बन एटम आ जाएंगे, और यही इसका आंसर था। बात समझ में आ रही है, तो ये था इसका। तो अब कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि भाई इतने सारे होने के बाद तो एटम बहुत सारे बन गए, लेकिन कारण ये था कि एक ही एटम को 3 बार अलग अलग रिंग में गिन लिया गया है, इसी कारण आपको 180 एटम दिखाई दे रहे होंगे। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉफ्ट है, ब्लैक है, क्रिस्टलाइन, सॉलिड तो हमने पता ही कर लिया है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है। और बात करें तो ये यूज कहाँ होता है, नैनो टेक्नोलॉजी में यूज होता है, ड्रग डिलीवरी में यूज होता है, सुपर कंडक्टर्स में यूज होता है, और सोलर सेल में यूज होता है। बहुत ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है आपके बुक में भी, और आपको एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। बस 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी है। एक तो इसका नाम कैसे पड़ा, ठीक है। दूसरा, इसको C60 का नाम क्या होता है, इसका कार्बन, इसका हम बोले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में। C60 क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बन 60 से बना हुआ है। जो कंफ्यूजन थी वो भी यहाँ क्लियर कर दी है। ये एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये था। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो अब हमने कर लिया यहाँ पर एलोट्रॉप्स, है ना, कार्बन के जो एलोट्रॉप्स थे वो भी समझ लिए। आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स, जहां से आपकी एक्चुअली में केमिस्ट्री स्टार्ट होती है क्लास 10th की, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मस्त रहो, पढ़ते रहो, धन्यवाद।